हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद कम्पिटिटिव गाइडर चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम लोग 10th बिहार बोर्ड हिंदी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग 5वें चैप्टर को देखने वाले हैं। आज जो यह चैप्टर है, आज का 5वां चैप्टर है, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गुणाकर मूल्य के। अभी से पहले हमने कुछ वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाएं, यूट्यूब के चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं और वहां से उन सभी वीडियो को देखें जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग देखते हैं गुणाकर मूल्य जी का। पहले हम जीवनी देख लेते हैं। इन्होंने जो लिखा है चैप्टर, उसका नाम है नागरी लिपि। याद रखेंगे, नागरी लिपि गुणाकर मूल्य जी लिखे हैं। तो हम आइए देखते हैं इनके बारे में। तो देखिए यहाँ से कहता है, गुणाकर मूल्य जी का जन्म 1935 में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। आप याद रखेंगे, इस चीज़ को नोट भी कर लेंगे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई। शिक्षा की भाषा मराठी थी। उन्होंने मिडिल स्तर तक पढ़ाई मराठी में की। फिर वे वर्धा चले गए और उन्होंने 2 वर्षों तक वहाँ की नौकरी की। साथ ही अंग्रेजी एवं हिंदी का भी उन्होंने अध्ययन किया। फिर इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित में मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की और सन 2009 में मूल्य जी का क्या हो जाता है, निर्धन हो जाता है। तो इतना थोड़ा सा इनके बारे में हमने बैकग्राउंड देखा कि इनका जो जन्म हुआ वो 1935 के महाराष्ट्र में हुआ। जैसे कि यहाँ से आप नोट भी कर लेंगे, 1935 में महाराष्ट्र के एक जिला है अमरावती जिला, वहाँ हुआ। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुआ वो गांव में ही हुआ, ग्रामीण ही हुआ। और ये जो शिक्षा इनकी रही वह शिक्षा मराठी रही। इनकी जो शिक्षा रही वह क्या रही, मराठी रही। और इन्होंने मिडिल स्तर तक की पढ़ाई मराठी में ही की, लेकिन उसके बाद इंग्लिश, अंग्रेजी जिसको कहते हैं, अंग्रेजी एवं हिंदी का अध्ययन करने के लिए ये कहीं और चले गए। और फिर इलाहाबाद में इन्होंने गणित विषय में मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की। और इनके जो निधन हो जाता है वह कब हो जाता है, 2009 में। तो चलिए यहाँ से आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से कहता है, गुणाकर मूल्य के अध्ययन एवं कार्य का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। उन्होंने गणित, भूगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पूरा लिपि शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृत जैसे विषयों पर खूब लिखा है। पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः इन्हीं विषयों से संबंधित उनके 2500 से अधिक लेखों तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। उनकी प्रमुख कृतियों का नाम इस प्रकार है। इसको आप लोग ध्यान से देखते चलेंगे और इसको आप नोट भी करते चलेंगे। अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मेंडलीफ महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी आदि। तो ये सभी इनकी कृतियां हैं। याद रखेंगे, इनकी रचना है। गुणाकर मूल्य की एक पुस्तक है अक्षर का कथा। गुणाकर मूल्य की एक पुस्तक है अक्षर कथा। इस पुस्तक में उन्होंने संसार की प्राय सभी प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। इसको आप याद रखेंगे। अक्षर कथा क्या है, तो यह पूरे संसार की प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी इसमें संकलित है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ कहता है कि प्रस्तुत निबंध, यानी हम लोग जो देखने जा रहे हैं गुणाकर मूल्य जी का नागरी लिपि, यह एक निबंध है। तो प्रस्तुत निबंध गुणाकर मूल्य की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इसमें हिंदियों, याद रखेंगे, इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे कि प्रस्तुत निबंध गुणाकर मूल्य की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इसमें हिंदी की अपनी लिपि नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की गई है। यहाँ हमारी लिपि की प्राचीनता, व्यापकता और शाखा विस्तार का प्रवाहपूर्ण शैली में प्रमाणिक आख्यान प्रस्तुत किया गया है। तकनीकी बारीकियों और विवरणों से बचते हुए लेखक ने निबंध को बोझिल नहीं होने दिया है तथा सादगी और सहजता के साथ जरूरी ऐतिहासिक जानकारियां देते हुए लिपि के बारे में हमारे भीतर की जिज्ञासाएं जगाने की कोशिश की है। तो ये सभी हमने यहाँ से देख लिए लेखक जी के बारे में, लेखक की क्या हिस्ट्री रही है, क्या उनका इतिहास रहा है, कितने सारे उन्होंने पुस्तकें लिखे, कौन कौन से लिखे, कब उनकी जन्म हुई, कब उनकी मृत्यु हुई। तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने निबंध की ओर, यानी आज का चैप्टर नागरी लिपि के नाम, यानी अब हम लोग नागरी लिपि की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ से कहता है कि जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे हम देवनागरी लिपि या नागरी लिपि भी कहते हैं। करीब 2 सदी पहले
करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली, खसकुरा एवं नेवारी भाषा भी इसी लिपि में लिखी जाती है। आप इसको नोट कर लेंगे, आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त इस अक्षर, यानी देखिए लक्षर यहाँ ल जैसा है, हमने देखा है, इसको आप नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। हमने देखा है कि प्राचीन काल में संस्कृत या प्राकृत भाषाओं में यह ध्वनि था और इसके लिए अनेक अभिलेखों में अक्षर मिलता है। आगे की ओर बढ़िए तो देखिए कहता है यहाँ से देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसार में जहाँ भी संस्कृत प्राकृत की पुस्तकें प्रकाशित होती है ये प्रायः देवनागरी लिपि में ही छपती है। वैसे विदेश के कुछ पंडित और उनका अनुकरण करते हुए कुछ भारतीय पंडित भी ऊपर नीचे कुछ चिन्ह जोड़ते हुए रोमन अक्षरों में भी संस्कृत प्राकृत के उद्धरण एवं ग्रंथ छपवाते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग कुल पॉइंट को अगर नोट यहाँ से हम लोग समझे तो यह कहना चाहता है कि हिंदी जो है आज के हमारे समय में या आपके समय में जो भी पुस्तक छप रहा है यह सभी देवनागरी भाषा में या देवनागरी लिपि में छप रहा है। देवनागरी लिपि की बात करें तो अभी से 2 सदी पहले इसकी शुरुआत हुई, प्रारंभ हुई, जो लिपियों के रूप में देखा गया। और इसका जो अनुकरण, इनका जो छापने की जो परंपरा रही वह मराठी में भी ठीक उसी प्रकार से छापा जाता है जिस प्रकार से देवनागरी में छापा जाता है। फिर उसके बाद बात करें नेपाली, जो नेवारी भाषा है जिसको खसकुरा भी कहा जाता है, वह भी लिपि लिखी जाती है इसी लिपि में। तो यहाँ तक कि हम लोग यहाँ से यह सीखने की कोशिश करें कि जो नागरी लिपि है, जो देवनागरी लिपि है वह 2 सदी पहले से शुरुआत हुई और ये सभी भाषाओं से मिलकर ही ऐसे आगे की ओर बढ़े हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता है गुजराती लिपि देवनागरी लिपि से अधिक भिन्न है। जो गुजराती लिपि है वह देवनागरी लिपि से अधिक भिन्न है। बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। याद रखेंगे, बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। हाँ, दक्षिण भारत की लिपियां वर्तमान नागरी से काफ़ी भिन्न दिखाई देती है, लेकिन यह तथ्य हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की ये लिपियां तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ भी नागरी की तरफ प्राचीन ब्राह्मणी लिपि से विकसित हुई है। याद रखेंगे इस सब पॉइंट्स को। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़े तो यहाँ से देखिए कहता है कि अभी कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथियां लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। दरअसल नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत में मिले हैं। दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती है। आप याद रखेंगे इसको, इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। आगे की ओर बढ़िए तो देखिए कहता कोकन के शिलाहर, मान्यखेट के राष्ट्रकूट देवनागरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में मिलते हैं। इसको भी आप नोट कर लेंगे। आगे की ओर बढ़िए तो कहता पहले पल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। ये तीनों पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे। पूछा जाएगा कि नंदी नागरी का नाम कब दिया गया, तो आपको याद होना चाहिए कि यह विजयनगर के राजाओं के लेखों के लिपि के समय इन्होंने दिया गया। चलिए आगे की ओर बढ़े तो आगे यहाँ से कहता है कि दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था, फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शासकों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया है। राजराज एवं राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं 11वीं सदी के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर बिरकेलस्य जैसे, इसको आप नोट कर लेंगे, बिरकेरलस्य जैसे शब्द नागरी में अंकित है। देखिए यहाँ से अगर हम कुछ पॉइंट्स को समझें तो यहाँ से हम लोग नागरी लिपि का जो समय अवधि रहा है या नागरी लिपि का जो शुरुआती वर्ष रहा है या किस समय से नागरी लिपि प्रचलन में हुआ, ये सभी यहाँ से हमने पॉइंट्स देखे। यहाँ से हम लोगों ने पॉइंट्स देखे। यहाँ तक कि जो चोल राजाओं थे उन लोग भी देवनागरी लिपि का प्रमाण उनके समय में भी सिक्कों पर मिलता है, वे सिक्कों पर देवनागरी लिपि में अंकित करवाते थे। तो यहाँ से हम लोग कुल मिलाकर देखें तो जो नागरी लिपि की बात करें तो ये बहुत पहले से, जो 11वीं सदी की बात करें उस समय भी यह प्रचलन में थी। तो चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए तो यहाँ से देखिए कहता है कि सुदूर दक्षिण से, देखिए यहाँ से सुदूर दक्षिण से प्राप्त बरगुन का पलियम, देखिए यहाँ से
पलियम ताम्रपत्र 9वीं सदी नागरी लिपि में है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के पराक्रम बाहु, विजय बाहु 12वीं सदी आदि शासकों के सिक्कों पर भी नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। दूसरी ओर उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए इस्लामी शासन की नींव डालने वाले महमूद गजनवी जो 11वीं सदी से पूर्वार्ध के लाहौर के टकसाल में डाले गए चांदी सिक्कों पर भी हम नागरी लिपि के शब्द देखते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ना, यह बहुत पहले की बात करें, 11वीं सदी की बात करें, 1100 ईसा पूर्व की बात करें, तो उस समय भी यह प्रचलन में थी। क्यों थी कि वहाँ उस समय की जो सिक्का मिलती है, टकसाल मिलती है, उस पर यह अंकित है देवनागरी लिपि। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि यह देवनागरी लिपि बहुत पहले से ही प्रचलन में थी। चलिए आगे की ओर बढ़ें तो यहाँ से देखिए कहता है कि इन सिक्कों पर एक तरफ कूफी लिपि में कलमा अंकित है तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में अंकित है। याद रखेंगे, एक तरफ कलमा अंकित है तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में अंकित है। देखिए यहाँ से इसको आप नोट कर लेंगे। कहता है अवक्त में कम मोहम्मद अवतार निपृत महमूद, इसको आप नोट कर लेंगे। ये ऐसे लिखे मिलते थे पहले के सिक्के पे। ये सिक्के 1028 में शुरू किए गए थे। ये जो सिक्के थे वो 1028 में शुरू किए गए थे। स्मरण रहे कि लगभग इसी समय के दक्षिण के चोड़ राजाओं के सिक्कों पर भी नागरी लिपि के लिखे गए शब्द देखने को मिलते हैं। महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह आदि शासकों ने भी अपने सिक्के पर नागरी शब्द खुदवाए हैं। बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति है और नागरी लिपि की रामसिया शब्द अंकित है। आप याद रखेंगे, जो अकबर बादशाह था ऐसा सिक्का चलाया था जिस पे राम सीता की आकृति थी और उस पे जो लिपि लिखी गई थी वह रामसिया शब्द लिखी गई थी। याद रखेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे बादशाह अकबर के समय में। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। तो यहाँ से कहता है कि उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, सांभर अजमेर के चौहान, कन्नौज के गढ़वाल, कठियावाड़ गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार, जेजाक भुक्ति, बुंदेलखंड के चंदेल तथा त्रिपुरा के कलचुरी शासकों के लेख नागरी लिपि में हैं। उत्तर भारत की इस नागरी लिपि को हम देवनागरी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़िए तो यहाँ से कहता है उपयुक्त जानकारी से स्पष्ट हो जाता है कि ईसा की 8वीं-9वीं सदी से ही नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। आप इसको नोट कर लेंगे, आप नोट कर लेंगे कि उपयुक्त जानकारी से जो पता चलता है वो 8वीं-9वीं शताब्दी से ही पता चल जाता है कि नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। तो यहाँ से देखिए कहता है कि गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटे ठोस तिकोन हैं, लेकिन नागरी लिपि का मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बनी होती है और ये सिरों रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। हाँ, कुछ लेखों के अक्षरों के सिरों पर अब भी कहीं कहीं तिकोन दिखाई देता है। दूसरी स्पष्ट विशेषता यह है कि प्राचीन नागरी के अक्षर आधुनिक नागरी से मिलते जुलते हैं और इन्हें आसानी से थोड़े अभ्यास के बाद पढ़ा जा सकता है। देखिए यहाँ पे कुल टोटल हम बात करें तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है, यहाँ पे एक दूसरे के बीच में तुलना किया गया है। जैसे आज की जो नागरी लिपि है और आज से बहुत पहले जो प्राचीन काल की जो नागरी लिपि रही है उनके बारे में यहाँ पे तुलना किया गया है कि अभी से जो पहले नागरी लिपि का प्रचलन था उसको अभ्यास करने के बाद अगर चाहें तो आज हम लोग उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी से थोड़ा सा पहले जो प्राचीन था वह भिन्न था, उसमें तिकोन रेखाएं होती थी, तिकोन लाइनें खींची जाती थी। तो इस तरह से हम लोग नागरी लिपि के बारे में बहुत पहले से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यानी ईसा पूर्व से ही बात करें तो ईसा पूर्व से ही नागरी लिपि प्रचलन में था पूरे देश में। चलिए आगे की ओर बढ़े तो यहाँ से देखिए कहता है कि हम बता चुके हैं कि दक्षिण भारत से नागरी यानी नंदी नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लग जाता है और उत्तर भारत की 9वीं सदी से। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि अमुक निश्चित समय से नागरी लिपि की शुरुआत होती है। नागरी जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों में दिखाई देते हैं और पुरानी शैली के कुछ अक्षर नागरी लेखों में दिखाई देते हैं। ध्यान रखेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे कि नागरी जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों में दिखाई देते हैं और पुरानी शैली के कुछ अक्षर नागरी लेखों में भी दिखाई देते हैं। अब हमें यह देखना है कि इस नई लिपि की
को नागरी या देवनागरी या नंदी नागरी क्यों कहते हैं। अब यहाँ से हम लोग जानेंगे कि नागरी क्यों कहते हैं, देवनागरी क्यों कहते हैं या नंदी नागरी इस लिपि को क्यों कहते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हुए यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ कहता है कि नागरी नाम की व्युत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहले पल इस लिपि का इस्तेमाल किया। आप इसको नोट कर लेंगे, इसलिए इसका नाम नगरी पड़ा। यानी पहले पल जो गुजरात के नागर ब्राह्मण थे वे ब्राह्मण इस लिपि का उपयोग करते थे, जिसके कारण इसका नागरी लिपि नाम पड़ा। यानी एक मत तो यह है। आगे की क्या बात करें तो यहाँ से देखिए कहता है कि इस मत को स्वीकार करने में अनेक अड़चने हैं। यानी इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह ऐसा माना जाता था पहले। आगे की क्या बात करें तो देखिए यहाँ से कहता है कि एक अन्य मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है। एक मत के अनुसार बाकी जो नगर है सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। देखिए आप यहाँ से दो तरह के मत को आपने देख लिया। एक तो नागर ब्राह्मण के कारण जो गुजरात में, और सेकंड हमने देखा काशी जो देवों का नगरी है, और इस कारण से इसे देवनागरी के नाम से यहाँ जो प्रयुक्त लिपि जो उपयोग किया जाता था लिपि, उसके कारण यहाँ देवनागरी पड़ा। लेकिन यह भी स्पष्ट संकुचित मत है, यह भी पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड नहीं करता है, यह भी संकुचित मत है। चलिए आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता है कि अल-बेरूनी ने अपने ग्रंथ 1030 में लिखा है, मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है। मालवा में किस लिपि का इस्तेमाल होता है? नागर लिपि का इस्तेमाल होता है। अतः यह स्पष्ट है कि 1000 ईस्वी के आसपास नागर या नागरी नाम अस्तित्व में आ चुका था। दरअसल यह शब्द और भी कुछ पहले अस्तित्व में आ चुका था। इतना निश्चित है कि यह नागरी शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है। यहाँ से आप इसको नोट कर लेंगे। यानी हम लोग यहाँ से यह निचोड़ निकाल रहे हैं कि यह जो शब्द नागरी शब्द रहा है, यह किसी बड़े नगर से रहा है, बड़े शहर से संबंधित रहा है, जिसके कारण यह नागरी लिपि प्रचलन में आई है। चलिए आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता है, आप इसको नोट ही कर लेंगे, पादता डिक्तकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना को नगर कहते थे। हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तरी भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। और संभव नहीं कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो। देखिए यहाँ से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा। पटना को क्या कहा जाता होगा? देवनगर भी कहा जाता होगा। लेकिन देवनागरी की लिपि होने से उत्तर भारत के प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया गया होगा। यानी देखिए अनेक प्रकार का मत आया। कोई लोग कहते हैं कि यह पाटलिपुत्र से संबंधित है, पाटलिपुत्र को नगर कहा जाता था, और उस समय यहाँ के जो चंद्रगुप्त द्वितीय था या विक्रमादित्य था उसका नाम देव भी था, और इस कारण से इसको देवों का नगरी होने के कारण पटना में देवनागरी लिपि भी यहाँ प्रयोग में जो लिपि होता था, इसलिए इसका देवनागरी लिपि का भी नाम दिया गया। तो ये बहुत सारे मत हैं, सिर्फ एक मत नहीं है, बहुत सारे मत हैं, लेकिन यह सिर्फ एक ही मत हुआ। हम सब प्रमाण नहीं बता सकते हैं कि देवनागरी नाम कैसे अस्तित्व में आया। यानी कुल टोटल सभी अपना अपना मत देते हैं, लेकिन किसी ने मतलब पूरे तर्क के साथ नहीं बता पाया कि देवनागरी लिपि अस्तित्व में कैसे आया। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए तो यहाँ से देखिए कहता है कि ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को नंदी नागरी कहा है। विजयनगर के जो शासक है अपने लिपि को क्या कहा है? 14वीं-15वीं के सदी के समय नंदी नागरी कहा है। विजयनगर के राजाओं ने लेख कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि में मिलते हैं। उनका जो मिलता है
तीन चीज़ में कन्नड़, तेलुगु और नागरी तीनों में मिलता है। जानकारी मिलता है कि विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में पहले पल वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। यह वैदिक साहित्य निश्चय ही नागरी लिपि में लिखा गया होगा। विद्वानों का यह भी मत है कि वाकटकों और राष्ट्रकूटों के समय महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदी नगर आधुनिक नांदेड़ की लिपि होने के कारण इसका नाम नंदी नागरी पड़ा। लेकिन हमें नामकरण के इस झंझट में अधिक नहीं पड़ना चाहिए। यह किसी नगर विशेष की लिपि नहीं थी, क्योंकि ईसा की 8वीं से 11वीं सदी में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि था। यानी हम लोग अगर 8वीं से 11वीं सदी की बात करें तो इस समय पूरे देश में यह लिपि व्याप्त था और उस समय की यह सार्वदेशिक लिपि था, यानी सबों के लिए एक लिपि था। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। तो यहाँ से देखिए कहता है कि देश भर में नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिले हैं। देश भर में नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिले हैं। इस नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत होती है। भारत इस्लाम के संपर्क में आता है और बाद में 13वीं सदी से इस्लामी शासकों का शासन आरंभ होता है। नए संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं। भारतीय समाज एवं बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है, हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म, हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म। यानी भारत समाज में बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिल जाता है, जिसमें एक हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म भी कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो यहाँ से कहता है नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है। 8वीं-9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लगता है। 8वीं-9वीं शताब्दी से जो आरंभिक हिंदी का क्या मिलने लगता है, साहित्य मिलने लगता है। हिंदी के आदि कवि, देखिए यहाँ से हिंदी के आदि कवि शरापात जो 8वीं सदी के दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह 10वीं से 11वीं सदी के 11वीं सदी की लिपि में लिखी है। यानी आप याद रखेंगे हिंदी के आदि कवि किन्हें कहा गया है, तो शरापात जी को, जो दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि प्राप्त हुआ है तो इनके मिले हैं, किनके, शरापात जी के। नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से भी इस काल की बहुत सी हस्तलिपियां मिली हैं। इस काल में भारतीय और आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगला आदि जन्म ले रही थी। इस समय इन भाषाओं के लेख भी मिलने लग जाते हैं। दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्राचीन है, लेकिन इन भाषाओं के लेख भी इसी समय में से मिलने लग जाते हैं। इन भाषाओं के लिए दक्षिण भारत में विकसित ब्राह्मी लिपि का कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था, परंतु दक्षिण भारत में नागरी लिपि का खूब व्यवहार था। दरअसल नागरी के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे के दक्खन प्रदेश से ही मिलते हैं। आप इसको नोट कर लेंगे कि नागरी के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं, विंध्य पर्वत के नीचे दक्खन प्रदेश से मिलते हैं। यहाँ से हम अगर कुल टोटल मिला के देखें तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो नागरी लिपि है वो और भी देशों में रही है, और भी जगहों पे रही है, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि जो नागरी लिपि वो बहुत समय पहले से प्रचलन थी और आज का जो आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगला आदि का जन्म हो रहा है वही आर्य भाषा के पारिवारिक आधुनिक परिवार से ले रहा है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट्स यहाँ से देखिए कहता है कि आधुनिक विद्वानों का मत है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का समागंड दानपत्र 754 ईस्वी है। दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली थी। ये राष्ट्रकूट शासक मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे और इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी, परंतु एक खानदेश विदर्भ में बस गए थे। दंती दुर्ग के बाद उनका चाचा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठा। इस कृष्ण के शासनकाल में एलोरा प्राचीन एलापुर बेरुल के अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काटकर बनाया गया था। कृष्ण के कुछ लेख भी मिले हैं। 9वीं सदी में अमोघवर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुआ। आप याद रखेंगे अमोघवर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुआ। इसे अमोघवर्ष
ने राष्ट्रकूट की नई राजधानी मान्यखेट यानी मालखेंड की नींव डाली। अमोघ वर्ष के शासनकाल में जैन गणितज्ञ महावीराचार्य 850 ईस्वी में गणित सार संग्रह की रचना की। आप इसको नोट कर लेंगे, गणित सार संग्रह की रचना की। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। तो यहाँ से देखिए कहता है अगला पॉइंट्स कि ईसा की 8वीं सदी में पश्चिम महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश के शिलाहारों का राज स्थापित हो गया था। 11वीं सदी में इनकी एक शाखा का राज्य कोल्हापुर सतारा प्रदेश में स्थापित हो गया था। इन्हीं शिलाहारों के अनेक नागरी लेख मिले हैं। 11वीं सदी के नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भारत के लेख मिलने लग जाते हैं। अच्छी कुलवा जिला से शिलाहार शासक केसी देव प्रथम का एक शिलालेख 1012 ईस्वी में मिला है, जो संस्कृत मराठी भाषाओं में है और इनकी लिपि नागरी है, परंतु दिव्य आंगर रत्नागिरी जिले ताम्रपट्ट पूर्णतः मराठी में है। इसे मराठी का अधलेखन माना जाता है। नागरी लिपि में लिखा गया यह ताम्रपट्ट 1060 ईस्वी का है। कर्नाटक में देखिए यहाँ से कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। आप इसको नोट कर लेंगे। यहाँ गोमेतेश्वर का एक भव्य पुतला खड़ा है। इस स्थान से विविध भाषाओं और लिपियों के अनेक लेख मिले हैं। यह है श्री गंगराजे सुताले करवियले यानी श्री गंगराजा के पराकोट बनवाया। एक अन्य नागरी लेख में लिखा है कि देखिए इसको आप नोट कर लेंगे, श्री चावुंड राजे करवियले। ये लेख दक्षिण शैली की नागरी लिपि में है। देवनागरी के यादव राजाओं के नागरी लिपि में बहुत से लेख मिलते हैं। यादव राजा रामचंद्र 13वीं सदी के ताम्रपत्र में ए और ओ की मात्राएं अक्षरों की बाईं ओर है। कल्याण के पश्चिम चालुक्य नरेशों के लेख भी नागरी लिपि में मिले हैं। यहाँ से हम लोग कुल मिलाकर देखें तो यहाँ से हम लोग यह देखने की कोशिश यहाँ से मिल रहा है हम लोगों को कि यहाँ से अनेक राजाओं के समय में जो नागरी लिपि था वह प्रचलन में था, और उस समय जो वहाँ जिस समय की बात करें तो उस समय जो राजा थे वे सभी उपयोग में यह लिपि को लाते थे, चाहे वह किसी अन्य रूप में लाए या किसी लेख के रूप में लाए या किसी घोषणा पत्र के रूप में लाए। तो वहाँ से यह नागरी लिपि का उपयोग किया जा रहा था। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। तो यहां से कहता है उड़ीसा कलिंग प्रदेश में ब्राह्मी का एक विशेष शैली कलिंग लिपि का अस्तित्व था, परंतु गंग वंश के कुछ शासकों के लेख नागरी लिपि में भी मिलते हैं। नागरी लिपि के लेखों न केवल पश्चिम तथा पूर्व भारत में बल्कि सुदूर दक्षिण भारत से भी मिले हैं। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश के राजा वर्गुन के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं। प्रथम ताम्रपत्र तमिल में से शुरू होता है, परंतु इसकी दूसरी और नागरी लिपि संस्कृत भाषा का लेख शुरू होता है। यह ईसा का 9वीं सदी का है। यह ईसा का कौन से सदी का है? तो 9वीं सदी का है। उत्तर भारत में पहले गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। अनेक विद्वानों का मत है कि ये गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज, देखिए यहाँ से मिहिर भोज महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज 840 से 81 ईस्वी की ग्वालियर की प्रशस्ति नागरी लिपि संस्कृत भाषा में है। याद रखेंगे मिहिर भोज की। चलिए आगे की पॉइंट्स बढ़िए। तो यहाँ से कहता है कि धारा नगरी का परमार शासक भोज अपने विद्यानुराग के इतिहास में प्रसिद्ध है, परंतु इस शासक के बहुत कम अभिलेख मिले हैं। इस राजा के वंशवाड़ और बेतमा दानपत्र क्रमशः, इसको आप नोट कर लेंगे, कोंकण विजय पर्व के अवसरों पर दिए गए थे। आप इसको नोट कर लेंगे। यहाँ से बेतमा इंदौर के समीप दानपत्र 1020 ईस्वी का है। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। तो यहाँ से अगला पॉइंट्स देखिए, यहाँ से कहता है कि हमने उन्हीं आरंभिक नागरी लेखों की संक्षिप्त चर्चा की है जो देश के विभिन्न भागों से मिले हैं। 12वीं सदी के बाद हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों को देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखा। हमने यह भी देखा कि कुछ इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी लिपि का
लेख अंकित कराया। तो यहाँ से हम लोग कुल टोटल इसका निचोड़ निकाल रहे हैं कि यहाँ से निचोड़ क्या निकल रहा है कि 12वीं सदी के बाद से उत्तर भारत में जो सभी हिंदू शासक हुए, जो सभी हिंदू राजा हुए, वे देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते थे। और यही नहीं, हमने यह भी कुछ पॉइंट्स देखा कि कुछ इस्लाम जो मुसलमान शासक थे वे लोग भी अपने सिक्के पर जो लेख लिखवाए वे भी किस चीज़ में, देवनागरी लिपि में उन लोगों ने भी इसका प्रचलन किया। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से देवनागरी लिपि का प्रसार हुआ, किस तरह से कहाँ पे इसका बोला गया, किस तरह से यहाँ इसकी शुरुआत हुई, कि कौन कौन से इनके मत दिए, क्या इनके मत रहे, क्या इनका मत सिद्ध हुआ या क्या इनका मत साबित हो पाया। तो हमने ये सभी पॉइंट्स को यहाँ पे देख लिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से आपके लिए प्रश्न है। देखिए यहाँ से प्रश्न कहता है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों की स्थिरता कैसे आई। आपको बताना है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में जो अस्थिरता आ गई वह किस तरह, स्थिरता के मतलब अब वहाँ से वह सेट हो गया, उसी का उपयोग सभी करने लगे, मतलब कब ऐसा होने लगा आपको बताना है। आगे की पॉइंट्स में बढ़िए तो देखिए यहाँ कहता है कि नागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, आपको बताना है। ऊपर के स्लाइड में आपने अगर सही ढंग से सुना है तो आपको वहाँ से इसको लिखना है कि देवनागरी में कौन कौन। तो हम थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं। कन्नड़ भी लिखा जाता है, तमिल भी लिखा जाता है। तो ये सभी भाषाएँ देवनागरी में लिखी जाती है। यहाँ तक कि जो हमारे पड़ोसी देश है उनका भी है। यहाँ से आपको हम हिंट्स थोड़ा बहुत कर रहे हैं, आप ऊपर से इसको पूरा वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है यह सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ये सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगर क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर आप इसके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।